हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्जाम्बीज एंड माय नेम इज कैलाश तिवारी, एक्स एएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, आईबीपीएस एएफओ मेंस का एग्जामिनेशन हो चुका है। 28 जनवरी आप सभी ने दिया। एग्जाम बहुत अच्छा हुआ। आप लोगों ने बहुत डिस्कस किया, क्या कट ऑफ रहेगी, क्या मार्क्स रहेंगे, क्या आपके पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, वो सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। उसको हम डिस्कस डेफिनेटली नहीं करेंगे। अब बात है कि मेंस का रिजल्ट कब आएगा, तो इसकी भी एक्चुअली डेट पता नहीं है। किसी भी दिन आ सकता है अब तो, क्योंकि ऑलरेडी 7th हो चुकी है, तो ये आज कल कभी भी बहुत जल्दी आ सकता है, क्योंकि इससे ज़्यादा डिले इसमें नहीं होता है। तो मतलब जल्दी ही रिजल्ट भी आने वाला है। आपकी दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी शायद ये बात सुन के। ऐसे में इंपॉर्टेंट क्या है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन, क्योंकि जो आपका मेंस का एग्जामिनेशन हुआ है उसका वेटेज कितना है, 80%। जो आपका इंटरव्यू है उसका वेटेज कितना है, 20%। अब आप कहोगे तो बहुत कम है, बट आपको भी पता है कि जो सिलेक्शन का मार्जिन होता है वो भी पॉइंट्स में होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। इंटरव्यू तो डेफिनेटली करना ही है। इंटरव्यू क्या होता है बेसिकली, ये आपकी एनालिटिकल थिंकिंग, सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है, उसके बारे में एक आइडिया देता है। और बेसिकली क्या होता है, जैसे आप देखते हैं ना, OLQs हम बोलते हैं कि आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ है कि नहीं है। आपने NDA CDS में बहुत ज़्यादा सुना होगा कि वहाँ पे जो 7 डेज़ का रिग्रेस इंटरव्यू सेशन या SSB होती है, उसमें OLQs चेक किए जाते हैं कि बंदे के अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि नहीं है जो एक ऑफिसर में होनी चाहिए। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वो देखना चाहते हैं कि बैंक को जैसे ऑफिसर्स चाहिए, क्या वैसी क्वालिटीज़ आपके अंदर है या नहीं है, क्या आपका इंटरेस्ट उनका इंटरेस्ट एक डायरेक्शन में है कि नहीं है। ये चीज़ आपको देखना है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या प्रिपरेशन करना है। मेंस के रिजल्ट के बारे में मत सोचिएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा अच्छा होगा। मन का हो तो भला, मन का ना हो तो और भला, ये चीज़ सोचिएगा, इस बात को समझिएगा भी और आगे बढ़िएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है, कोई नॉलेज का टेस्ट नहीं है। नॉलेज का टेस्ट हो गया है, उसका वेटेज 80% है। अब ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है, इसका वेटेज 20% है। इस बात को जितना जल्दी समझेंगे उतना अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन के नाम पे भी वही बुक्स पढ़ने लग जाएंगे जो आपने मेंस के लिए पढ़ी थी। समझिए, प्रीलिम्स डिफरेंट था, उसके लिए डिफरेंट चीज़ें थी। मेंस डिफरेंट था, उसके लिए डिफरेंट चीज़ें थी। इंटरव्यू डिफरेंट है तो उसके लिए भी डिफरेंट प्रिपरेशन होगी। अगर वो सेम ही होता तो फिर उसको मेंस में ऐड कर देते। इस चीज़ को बहुत क्लियरली रखिए। बुक्स पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, तो अब अंत नहीं है पढ़ने का। तो इसलिए पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ये देखें कि हम प्रेजेंट कैसे कर पा रहे हैं। हमें आता होगा पर हम बयां नहीं कर पाएंगे, और बयां ही नहीं कर पाए तो फिर, है ना, जैसे हम इश्क में कहते हैं कि अगर बयां ही नहीं कर पाए अपने इश्क को तो फिर वो कबूल कैसे होगा। तो सिमिलरली यहाँ है कि अगर आप बयां ही नहीं कर पाए तो सिलेक्शन कैसे होगा और उनको पता कैसे चलेगा। सो दिस इज आर्ट ऑफ आंसरिंग। एंड सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएटर को क्या बनता है, जो आपके वर्ड्स आप सेलेक्ट करते हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अपने इतने इंटरव्यूज़ में फील की है और भी बाकी स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से, वो है कि देयर शुड बी नो कैरी ओवर। मतलब क्या है, अगर आप से क्वेश्चन पूछा गया, आपको आंसर नहीं आता या आता था बट आप ब्लैंक हो गए अचानक से, ये बहुत होता है। ओके, ऐसा हो गया तो फिर क्या, अब वहाँ पे आपको होता है यार मेरे को आंसर नहीं आया, पता नहीं क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे उन्होंने पूछा बट आप पिछले क्वेश्चन में ही अटके हैं, तो इससे क्या होता है ना, आगे इंटरव्यू खराब होता चला जाता है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप आंसर बताएंगे या तो आप कहेंगे सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एट दिस पर्टिकुलर टाइम। या फिर अगर आपको कुछ कुछ आता है तो आप कह सकते हैं कि सर सो फार एज पर माई नॉलेज दिस इज द कंडीशन, या वट एवर विद द आंसर। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बट अगर आप दूसरी कंडीशन में तो बहुत ज़्यादा मत सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चेंज हो चुका है उस पर ध्यान दीजिए। कभी भी ब्लफ मत कीजिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्लियरली शो कीजिए कि बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है। मतलब आप बोलिए सर आई एम नॉट वेरी मच श्योर बट आई हैव हर्ड दिस मच अबाउट दिस थिंग। ओके, आई एम नॉट श्योर ज़रूर बोलिए, क्योंकि वो दिखाएगा कि आपको कन्फ्यूज़न है। अदरवाइज पता चला कि आप कुछ भी बोलते जा रहे हैं और वो सही नहीं है, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। ओके, सो ये तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। इंटरव्यू बेसिकली तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक होता है सब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ें जो हमारी टेक्निकल होती हैं, आपसे एग्रीकल्चर की कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। सिंपल सी चीज़ होती है, मैं हमेशा कोई स्टूडेंट से पूछता हूँ क्योंकि ये मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया। आपसे ही पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कैश क्रॉप्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं दे पाते हैं। अभी जब मॉक इंटरव्यू हम लेंगे तब भी हम इस क्वेश्चन को पूछेंगे, ध्यान रखिएगा। ओके, फिर मैं लास्ट ईयर की ना ट्रांसक्रिप्ट, हमारा एक स्पेशल टेलीग्राम चैनल है,
उसमें आप देखेंगे हमने लास्ट ईयर इंटरव्यू के लिए ही वो बनाया था, और उसमें वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं और अभी बैंक्स में जॉब कर रहे हैं, तो वो गाइडेंस भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसका पर्पस केवल इंटरव्यू गाइडेंस का ही है, और वहाँ पे हमने बहुत ट्रांसक्रिप्ट शेयर की हैं, डेली क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं वो सब शेयर किया है, तो वो आप देखिएगा। यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंस पूछा जाता है, सिंपल पूछा जाता है कि व्हाट आर द प्लांटेशन क्रॉप, और ये क्वेश्चन ना इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, यही बेसिक चीज़ें पूछी जाती है कि आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है। उन्होंने आपसे कोई बहुत टेक्निकल चीज़ें तो नहीं करानी ना, एग्रीकल्चर की खेती तो करानी ही नहीं है, तो उनको जस्ट ये आपसे वो ये चाहते हैं कि बस आपको कम से कम क्रॉप्स तो पता हो कि क्या है, क्या कंडीशन है, खरीफ क्या है, रबी क्या है। हालांकि आपको लगेगा बहुत बेसिक है, बट यही चीज़ें वो पूछते हैं। दूसरा है एचआर रिलेटेड या बायोडेटा रिलेटेड, कि भाई आपने कब क्या किया, ग्रेजुएशन कब किया, क्यों किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो क्यों किया है, भाई जब एएफओ बनना था, ग्रेजुएशन लेवल की जॉब थी, तो पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों किया, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी क्यों नहीं कर रहे हो, यहाँ क्यों आए हो। ये चीज़ें बहुत क्रिटिकली सोचेगा। इसके साथ साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मतलब फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं, आपका घर कहाँ पे है, क्या एग्रीकल्चर सिचुएशन है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा लास्ट में आता है ऑर्गेनाइजेशन या फिर बैंक रिलेटेड चीज़ें, सिंपल बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हैं। आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपने प्रेफरेंस क्यों भरी है, इंडिया में कितने बैंक हैं, नेशनलाइज बैंक का क्या मतलब होता है, कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है, बैंक रेट्स क्या है, नाबार्ड क्या है, सीबी क्या है, आरबीआई क्या है, कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में होनी चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा आपको क्या ध्यान रखने हैं, बी काम एंड कंपोज, डोंट बी एक्साइटेड। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड वहाँ पे नहीं रहना है कि आप ज़्यादा बिल्कुल आंसर पूछा नहीं, मतलब क्वेश्चन पूरा खत्म हुआ नहीं कि आप बीच में ही कूद पड़े, ऐसी हरकत तो बिल्कुल नहीं करनी है। काम रहिए, कंपोज रहिए, बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड भी नहीं रहना, बहुत निराश भी नहीं रहना, एक हल्की सी स्माइल ज़रूर होनी चाहिए फेस पे। डोंट जंप इनटू द क्वेश्चन वाई, और स्किप इफ यू डोंट नो द आंसर, ये सबसे बेस्ट होता है। स्किप कीजिए, का थोड़ा सा पता और आपको लगता है कि मुझे बताना है, तो फिर आप बोलिए कि सर जहाँ तक मुझे पता है, या सर एज फार एज आई नो दिस इज़ द आंसर। ओके, ये ज़रूर शो कीजिए, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से ही शो कर दीजिए कि आपको कितना पता है। मैंने कई बार देखा है, हम पूछते हैं स्टूडेंट से कि भाई केसीसी की मैक्सिमम लिमिट क्या है, स्टूडेंट बोलना शुरू करते हैं सर केसीसी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्कीम, या फिर कुछ भी वेरी गुड स्कीम फॉर द इंडियन एग्रीकल्चर और फॉर द फार्मर, स्टार्टेड इन द 1998, बैंक्स आर लेंडिंग टू द फार्मर्स फॉर द प्रोडक्शन पर्पज, आरबीआई, सारी कहानी बता देते हैं, पर ये नहीं बताते कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है। वो फ्रस्ट्रेशन होता है इंटरव्यूअर का, फिर वहाँ पे आपको नहीं पता तो आप सीधे बोल दीजिए सर sorry sir, I don't know about the maximum limit, but I know about the basic things about the KCC। इतना भी बोलेंगे, अगर आपको लगता है कि बताना है तो आप ही बोल सकते हैं। ओके, तो क्लियर चीज़ें को रखिएगा, उनको बहुत मतलब घुमाइए मत, है ना। वो वहाँ पे बैठे हैं तो हज़ारों बच्चों के इंटरव्यू ऑलरेडी ले चुके हैं, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी समझते हैं। कैरी अ जेंटल स्माइल, डू नॉट एग्जेजरेट, डू नॉट एट द कंटेक्स्ट। केसीसी के बारे में मैक्सिमम लिमिट पूछिए, लिमिट पे ही आइए, है ना। अगर लिमिट के बारे में नहीं पता तो आप कह सकते हैं सर कोलेटरल फ्री लिमिट 1.6 लाख है, मैक्सिमम लिमिट फॉर द इंटरेस्ट सबवेंशन 3 लाख रुपीज़ है, एंड आई डोंट नो कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है, अगर आपको नहीं पता। हालांकि इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती, इट डिपेंड्स अपॉन द स्केल ऑफ फाइनेंस और लैंड एरिया कितना है आपका, ठीक है। ऑलवेज गिव डायरेक्ट एंड द टू द पॉइंट आंसर, दिस इज द समरी एंड द सार ऑफ द इंटरव्यू। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, टू द पॉइंट बात करनी है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। अगर आपका पेरेंटल हम कह सकते हैं कि फार्मिंग से हैं, अगर आप मतलब आपके पेरेंट्स फार्मिंग करते हैं, तो ये आपके इंट्रोडक्शन में होना चाहिए। इंट्रोडक्शन कहीं एक जगह से मत रटिए, इंट्रोडक्शन अपना बनाइए, हर आंसर को अपना बनाइए। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है वाई यू वांट टू जॉइन बैंक, वाई यू वांट टू बिकम एन एएफओ। तो जब भी पूछा जाएगा कि वाई यू वांट टू बिकम एन एएफओ, सो सबसे पहले ध्यान रखिए कि ये चीज़ आंसर करना है, व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट, ये आपका इंटरेस्ट में कैसे है, एएफओ ही क्यों बनना चाहते, तो बोलिए उसमें सर क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में था। या फिर आप बोल सकते हैं कि मैंने बचपन से फार्मिंग देखी, अगर आप फार्मिंग फैमिली से हैं, नहीं भी हैं तो भी आप बोलिए कि सर मेरा मतलब एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से मैंने ग्रेजुएशन भी किया, और मैंने ये डिसाइड किया था कि ग्रेजुएशन के बाद मैं अपना करियर एग्रीकल्चर फील्ड में ही बनाऊंगा या बनाऊंगी। और IBPS AFO क्योंकि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम जो फार्मर है उसको बहुत बड़ी हेल्प कर पाते हैं, जो कि क्रेडिट की होती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो मेरा इंटरेस्ट है वो यहाँ पे फुलफिल हो पाएगा। सबसे पहली चीज़ हो गई इंटरेस्ट। दूसरा चीज़ है कि आपके पास वो नेसेसरी क्वालिफिकेशंस है, मतलब आपका ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में है, आपको अंडरस्टैंडिंग है एग्रीकल्चर की, तो आप ये कह सकते हैं कि सर मैं समझता हूँ या समझती हूँ कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन या फिर मेरी जो नॉलेज है इसको मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। इसके अलावा तीसरी चीज़ आती है कि आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ। आप बोलिए कि सर दिस पोजीशन विल गिव मी अ गुड करियर प्रोस्पेक्ट
फ्यूचर आपके लिए ब्राइट होगा। आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे से प्रमोशंस होते हैं तो मैं अपने आप को काफ़ी आगे देख सकती हूँ, और उसमें आप कोट भी कर सकते हैं अगर आपको लगे या वो आपसे पूछें, क्योंकि अभी भी देखेंगे प्रेजेंट सीएमडी या फिर बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन में इवन नाबार्ड के चेयरमैन भी अभी जो है वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से ही हैं, बीएससी एमएससी। सो ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, और ये चीज़ें थोड़ा सा देख के भी जानी है कि कितने बैंक्स के जो एमडी हैं वो अभी एग्रीकल्चर से स्टार्टिंग किया उन्होंने अपना करियर, तो ये चीज़ याद करके जाएगा। ये बेसिक चीज़ होती है कि वाई यू वांट टू बिकम एन एएफओ। ये नहीं कि मैंने ग्रेजुएशन किया है तो ये रीज़न, ये नहीं रीज़न है, ये एक पार्ट हो सकता है ना। अभी ग्रेजुएशन तो सभी ने किया तो सबको एएफओ बना दे क्या? तो ये चीज़ ध्यान ध्यान रखना है, और ये भी नहीं सोचना है कि सिर्फ वो आपको, देखो रिक्रूटमेंट जो हो रही है उसका क्या पर्पज़ है, आपको एम्प्लॉयमेंट देना, ये नहीं है पर्पज़। पर्पज़ ये है कि बैंक को अपना काम करवाना है, उसके लिए उनको अच्छे ऑफिसर चाहिए, उसके बदले में वो आपको डेफिनेटली जो सैलरी है वो देंगे, और अल्टीमेटली आपको एक एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। बट सिर्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर वेज देना कोई पर्पज़ नहीं होता किसी भी रिक्रूटमेंट का। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, आप अपने इंटरेस्ट को शो कीजिए कि मैं जो करना चाहती हूँ अपना लाइफ में या चाहता हूँ अपनी लाइफ में, वो बैंक के इंटरेस्ट के साथ एलिनिएटेड है, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ओके, सो ये ध्यान रखिएगा, बी कॉन्फिडेंट एंड बी ओरिजिनल। रटे रटाए आंसर मत दीजिएगा। स्टार्टिंग में कई सारे बच्चे बोलते हैं सर थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, पता नहीं कहाँ से रटते हैं। मत बोलिए ऐसी चीज़ें, क्या थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आपने शुरू भी नहीं किया, आपने पहले ही थैंक यू बोल दिया अपॉर्चुनिटी को, पता नहीं कौन सी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप सभी सेलेक्ट होके गए हैं, है ना। उन्होंने रैंडम भीड़ में से नहीं उठा के लाया है आपको। यू डोंट नो कि वो उसके पीछे क्या रीज़न है, हो सकता है कुछ है, तो वो आपको ध्यान रखना है। आई एग्जाम भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाता है, जिसमें हम 101 मॉक इंटरव्यू आपको देते हैं, साथ ही साथ जो कंटेंट रहता है जिसके थ्रू आप प्रिपरेशन कर सकते हैं वो यहाँ पे रहता है। इसकी जो फीस है वो इस बार हमने 505 रुपीज़ रखी है आफ्टर डिस्काउंट, और ये फाइनल प्राइस रहने वाला है, इसमें फर्दर डिस्काउंट नहीं होगा बिकॉज सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव अ लिमिटेड कैपेसिटी, और स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं। लास्ट टाइम भी हमने लिमिटेड कैपेसिटी रखी थी, तो आप अभी एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि हम इसके अलावा मतलब हमने इस बार सोचा है कि हम मैक्सिमम जो इस टाइम पे हम न्यू एनरोलमेंट्स लेंगे वो मैक्सिमम हम 200 लेंगे। इसके अलावा क्योंकि हमारे बहुत सारे ऑलरेडी पेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेंस का कोर्स लिया है या फिर ओवरऑल कोर्स लिया हुआ है, सो हम इसमें मैक्सिमम 200 लेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। बाकी आप प्रिपरेशन करते रहिए। अपने फैमिली मेम्बर्स में अगर कोई आपको लगता है जो आपका मॉक इंटरव्यू कर सकता है उसके साथ रोज़ डिस्कस कीजिए। आपको लगता है आपके भाई बहन कर सकते हैं उनके साथ कीजिए। आपको लगता है आपके फ्रेंड्स कॉलेज में कर सकते हैं, एक दूसरे का मॉक इंटरव्यू लीजिए। हंसी मजाक है, अगर वहाँ पे लगता है कि वो नहीं एनालिसिस हो पाएगा तो एक इशू होता है, एक मॉक इंटरव्यू ज़रूर लीजिए वहाँ से जहाँ पे आपको लगता है कि कोई सीनियर या जो एक्सपीरियंस्ड हैं वो आपको गाइड करेंगे। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाकी तो आपका डिसीजन रहेगा। अच्छे से कीजिए अपनी प्रिपरेशन ओवरऑल। कोई भी डाउट क्वेश्चन है तो हमें ज़रूर बताइएगा, और वो जो हमारा एग्री बी का जो इंटरव्यू वाला चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड।